अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा और आज एमडी के लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब है नट इन अ शेल। नट इन अ शेल। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ना वो बनता कहाँ से है। हमारे पास न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के भेजता है। आर न्यूक्लियस को बनाता है। ठीक है, ये टोटल जो है ना 10% वॉल्यूम ऑफ द जो है ना सेल होता है। 10% वॉल्यूम इतना ही जो है ना उसका भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये दोनों लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज इन सेल में है। ठीक है, अब हम इसके अगर जो आगे से जो 3 टाइप्स हैं वो है एक यूनिन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट एंड पॉलीन्यूक्लिएट। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट उन्हें कहते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है। बायन्यूक्लिएट उन्हें कहते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, और पॉलीन्यूक्लिएट जिनके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। अब बायन्यूक्लिएट की जो एग्जांपल है वो है कार्टिलेजेस। कार्टिलेज के पास होता है कार्टिलेज एंड लीवर। ठीक है, और जो पॉलीन्यूक्लिएट है उसकी एग्जांपल है ओस्टियोब्लास्ट एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना उनके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो प्लांट्स जिनके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है उन्हें कहते हैं सिनोसाइटिक प्लांट्स। सिनोसाइटिक। ठीक है, और वो एनिमल्स के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है उन्हें कहते हैं सिनसाइटिक। ठीक है, जो अब इसकी मैं बात कर रही हूँ जो सिनसाइटिक होते हैं ना ये असल में पोली भी होते हैं। पोली में भी तो मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो पोली और सिनसाइटिक एक ही मतलब इसका एक ही मतलब है कि द एनिमल्स दैट हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस वो दोज आर कॉल्ड सिनसाइटिक एंड द पोलीन्यूक्लिएट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इसकी 3 टाइप्स थी, यूनि बाय और पोलीन्यूक्लिएट्स की। उसके बाद अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं कि एनिमल्स में और प्लांट्स में ये जो है ना इनके कहाँ पे लोकेशन इनकी क्या है, तो वो कि एनिमल सेल्स में जो है ना ये जनरली सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये सेंटर में हुआ एनिमल्स में जो है ना सेंटर में ये पाया जाता है। अच्छा, अब प्लांट्स में बुक में लिखा हुआ है कि ये जो है ना पेरिफेरल एरिया में पाया जाता है। क्या पेरिफेरल एरिया होता है थोड़ा सा। असल में जो हमारे पास जो यंग प्लांट्स होते हैं ना, यंग प्लांट्स इनमें ये सेंटर में पाया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो इसे पेरिफेरल एरिया में कहा जाता है कि पेरिफेरल में होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल्स जो है ना उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यंग प्लांट्स में वैक्यूल्स नहीं होते, तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। लेकिन जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैच्योर प्लांट्स में जो है ना ये इन द पेरिफेरल एरिया में होता है, पेरिफेरल। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा ये हमारे पास एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में और सीवी ट्यूब सेल्स में। एब्सेंट होते हैं आरबीसीज हो गए और सीवी ट्यूब सेल्स हो गए। ठीक है,
अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन था एक बंदा, उसने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। 1831 में इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके लोब्स की बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियस होते हैं न्यूट्रोफिलिक सेल्स होते हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उनमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बायलोब्ड होते हैं, कि न्यूक्लियस की 2 लोब्स होती हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है। ठीक है, जो स्केलेटल मसल सेल्स है ना, स्केलेटल मसल्स होंगे ना, उनमें ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, इलोंगेटेड। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास टर्म है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना की नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ये लेमिन प्रोटीन से मिलके बनता है, और इसका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियस को मेंटेन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस को मेंटेन रखता है और ये लेमिन प्रोटीन से मिलके बनता है। आगे इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, जब ये जो है ना न्यूक्लियर को प्रोफेज में, जब न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप को डिसअपियर करने में ना, जब इनका ये करती हैं ये ए, बी और सी, तो इन्हें कहा जाता है ये हाइपोफॉस्फोराइलेशन करती है, यानी कि हाइपोफॉस्फोराइलेशन टू डिसअपियर न्यूक्लियस इन द प्रोफेज नेशन। ठीक है, और जब ये फॉस्फोराइलेशन करती हैं वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना हमारे पास, वो टीलोफेज में जब अगेन उसकी फॉर्मेशन होती है टीलोफेज में, तो तब इसे कहते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन कर रही है, फॉस्फोराइलेट। जो हाइपोफॉस्फोराइलेशन कौन करवाता है, ये साइक्लो इंडिपेंडेंट काइनेज, साइक्लो इंडिपेंडेंट काइनेज करवाता है, और जो फॉस्फोराइलेट है वो हमारे पास करवाता है साइक्लो डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा इसका फिर से ओवरव्यू कर दूं कि ये क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर लैमिना है, ये लेमिन प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, असल में इसका काम होता है कि न्यूक्लियस को जो है ना मेंटेन करता है। ठीक है, इसके आगे से 3 टाइप है, ए, बी, सी। ये जो इसके टाइप्स हैं, जब हाइपोफॉस्फोराइलेशन करवाती है, यानी कि जब डिसअपियर करवाती हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को प्रोफेज में। ठीक है, ये इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोराइलेशन, और ये होता है कौन करवाता है, साइक्लो इंडिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, और जब न्यूक्लियर इन्वेलप को दोबारा बनाया जाता है टीलोफेज में, उसकी अगेन फॉर्मेशन होती है, तो तब ये करवाते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो हम न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो मैं हेडिंग दे दूँ पहले, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, ये न्यूक्लियर, ये सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर में जो है ना उसका इन्वेलप देख रहे हैं। ये इन्वेलप होता है, ये सेल में डबल लेयर्ड होता है, इस तरह से। ये इसमें फिर ना ये पोर्स बने होते हैं इस तरह से न्यूक्लियर इन्वेलप। ये हो गए न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये है न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, उनमें जो न्यूक्लियस के कितने 3 to 4 होते हैं, 3 to 4 पर जो है ना सेल होते हैं हमारे पास। और जो एग सेल होते हैं ना, एग सेल, उनमें हमारे पास कितने पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं एग सेल्स में, 30,000 पोर्स पाए जाते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 50 नैनोमीटर होता है,
50 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ये पोरिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, पोरिन प्रोटीन्स, इनमें पोरिन प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से जो है ना राइबोसोम्स भी लगे होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब जो ये स्पेस है ना, ये जो स्पेस है इनके दरमियान, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस में क्या फिल्ड क्या होता है, असल में इसमें जो है ना लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स, और इसमें हमारे पास पाया जाता है फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एंड फ्लूइड्स। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस में, पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो डायमीटर होता है 40 to 60 नैनोमीटर। एलजी में डायमीटर होता है 90 नैनोमीटर। ये इसकी अलग से आपने एक्सेप्शन लिखनी है। जो एलजी है उसमें जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है उसका डायमीटर होता है 90 नैनोमीटर। वैसे नॉर्मली हमारे पास 40 to 60 होता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम इन्वेलप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट थोड़े से जो एमसीक्यूज हैं वो भी कर लेते हैं। ये था न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर होता है। जो इसकी आउटर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये अटैच होती है आर से। ठीक है, और जो इसकी इनर लेयर होती है वो अटैच करती है लैमिना से, जो न्यूक्लियर लैमिना है उससे अटैच करती है। ठीक है, ये इस तरह से होती है। अब जो मैंने आपको पोरिन प्रोटीन्स का बताया था उसका ये होता है कि कुछ इस तरह से बनी होती है, लाइक ये होती है, ये और ये, इसको कहते हैं सेंट्रल प्लग। ये पोरिन प्रोटीन्स का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, सेंट्रल प्लग। और जो ये होती है इसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूक्लिया, पेरिफेरल, यहाँ पे पेरिफेरल न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होती है इसे कहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल प्लग होता है ना उसको इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स चाहिए होती हैं ताकि वो जो है ना एक्सपोर्ट कर सके कुछ प्रोटीन्स को, और कुछ प्रोटीन को। इम्पोर्टेंट प्रोटीन में कौन कौन सी जैसे प्रोटीन होती है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स है उनमें मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोम्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये सेंट्रल प्लग होते हैं, इसको इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर था। अब जो स्ट्रक्चर में हमारे पास दूसरा जो इन्वॉल्व है वो एक टर्म है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट करता है जो अटैच होता है, अटैच करता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। इसके अलावा इसमें डीएनए और आरएनए प्रोटीन्स जो है ना पॉलीमरेज भी होता है, आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज भी होते हैं, पॉलीमरेज। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोमल प्रोटीन्स होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोमल प्रोटीन्स होती है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। ये पूछ लेते हैं कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपने लिखना है कि डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ये सब प्रोसेसेस, ये सब जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में जो थर्ड पोर्शन है वो हम पार्ट है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम्स, ये हो गया क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जो एक डीएनए में एक क्रोमोसोम होता है, ये आपने बात याद रखनी है कि एक क्रोमोसोम जो है ना उसमें एक ही डीएनए होता है, वन डीएनए वन क्रोमोसोम। ठीक है, एक डीएनए एक क्रोमोसोम होता है,
लेकिन एक जो सेल होता है ना उसके पास 46 क्रोमोसोम है, जो ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम है और 23 हमारे पास पेयर्स हैं इसके पास क्रोमोसोम्स की, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और जो मैम एक नहीं है, देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। डीएनए जो है ना इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे होता है? जो डीएनए होता है ना ये पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए हमारे पास पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसलिए डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ना इनके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स होती हैं, बेसिक अलग आर्जिनिन होती है, इनके पास हिस्टीडीन होती है या लाइसिन होती है, तो इनके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सेल के डिवाइड करने से पहले हमारे पास जो ये भी एक टर्म है कि बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल, जस्ट बिफोर डिवीजन ऑफ सेल जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो डुप्लीकेट करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं यानी कि वो अपना एक कॉपी बनाते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ना सेल डिवाइड हो जाता है। अब क्रोमोसोम में ही हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। लाइक पहली हमारे पास जो टर्म है वो है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन इसमें ये असल में सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर की वजह से ना सेंट्रोमियर ये देखिए ये क्रोमोसोम है, लाइक इस तरह से होता है ये, ठीक है। जो इसका ये सेंट्रोमर होता है ना इसे सेंट्रोमर ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास टाइटली पैक्ड होता है। क्यों ये टाइटली पैक होता है? क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहाँ पे जो है ना ये हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है और ये जो है ना टाइटली पैक होता है क्योंकि इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड होती है। जब एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। जो बेसिक अमाइनो एसिड इसमें ऊपर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो एसिडिक होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी रिपल्शन आ जाती है, ठीक है। लाइक ये इस तरह से यहाँ से पे थोड़ी सी रिपल्शन आती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस ये जो होता है ना इसे कहते हैं सेंट्रोमर। ये हेट्रोक्रोमैटिन्स जो होते हैं उनमें सेंट्रोमर होता है, उनमें टाइटली पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम। लेकिन जो यूक्रोमैटिन होता है उनमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एसिडिक अमाइनो एसिड का बताया कि उसमें जो है ना सेंट्रोमर की वजह से तो ये टाइटली पैक हो जाता है क्योंकि इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स होती हैं वो तो है यूक्रोमैटिन, ठीक है। यूक्रोमैटिन की इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। यहाँ पे रिपल्शन आ रही है ना, ये आपस में एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं, यानी कि नीचे से ऐसे आ रही होती है फिर ये अलग हो जाती हैं। जब अलग हो जाती है ना जहाँ से रिपल्शन हो रही है उस वहाँ वाले एरिया को जो है ना यूक्रोमैटिन कहते हैं, यूक्रोमैटिन, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से क्लियर बता रही हूँ कि जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है उसमें जो है ना सेंट्रोमर वाले पोर्शन को हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स आपस में, ठीक है। और जो यूक्रोमैटिन होते हैं उनमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स की वजह से ये होता है कि वो टाइटली पैक नहीं कर पाते, वो एक दूसरे को यानी कि रिपल्शन करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती यूक्रोमैटिन वाले एरिया में। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डीएनए होता है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपल्शन होती है तो ये थोड़ा सा ऐसे बिखर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके दो टर्म्स थे। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट हमारे पास जो MCQs हैं वो हमने करने। बुक पे हमारे पास एक बना हुआ है टेबल कि किसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो वो आपने जो करना, जैसे पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स हैं, चिंपैंजी में हमारे पास 48 क्रोमोसोम्स हैं। मैं वैसे लिखवा देती हूँ आपको, ये देखें पोटैटोज हैं
48 क्रोमोसोम। चिंपैंजीज जो होते हैं ना उनमें भी 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो मैन है, ह्यूमन बीइंग जो मैन है उसमें 46 होते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग है उसमें 26 होते हैं। जो हमारे पास अनियंस है उसमें 16 होते हैं, ठीक है। गार्डन बीन 14 होते हैं। और हमारे पास जो मिलेनो गैस्टर होते हैं उनके पास 8 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम ये बात करें क्रोमोसोम्स की। अगर वो सेक्स सेल्स के बारे में पूछने की कितने सेक्स सेल्स होते हैं तो ये हाफ हो जाएंगे, यानी कि पूछ रहा है कि पोटैटो में सेक्स सेल्स कितने हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स कितने हैं तो हम कहेंगे 24 हैं, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अगर वो पोलन्स में पूछ रहा है कि कितने हैं तो हम उसको 8 कर देंगे। जैसे ये हमारे पास गार्डन पीस है या पोलन की बात हो रही है, ठीक है, तो हम उसको 8 कर देंगे, उसका हाफ। ये गार्डन पी में तो 7 होंगे ना, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पोलन्स की एग्जांपल दी है उसमें 8 होते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो हम टर्म करने लगे हैं स्ट्रक्चर पे ही, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। ये डार्कली स्टेन्ड विजिबल रीजन होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें न्यूक्लियस में, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियोलस आपको समझा रही हूँ, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास एस फेज में बनता है, यानी कि न्यूक्लियोलस मेड इन एस फेज बनता है, फॉर्मेशन होती है एस फेज में। और जो हमारे पास प्रोफेज है उसमें डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टॉर्ट करता है प्रोफेज। एक कंटिन्यूसली जो डिवाइडिंग सेल है उसमें ये तो प्रोसेस होते हैं, यानी कि एस फेज में जो एक सेल है जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है उसमें हमारे पास ये होता है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल में। फॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन इस फेजेस में आके होती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये एब्सेंट कहाँ पे है, ये एब्सेंट होता है मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, जीवन फेज में ये एब्सेंट होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोफेज में तो ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ से गलती से ये, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो रहा है प्रोफेज में, ठीक है। और एस फेज में ये बनता है। तो बाकी जो एनाफेज जो है, टीलोफेज, जीवन फेज जो नेक्स्ट स्टेज का टीव है, और मेटाफेज इसमें जो है ना ये होंगे एब्सेंट। एक सेल में जो है ना 1 to 3 न्यूक्लियोलस होते हैं, 1 से 3 न्यूक्लियोलस होते हैं एक सेल में पर सेल, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोलस एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक डार्कली स्टेन्ड विजिबल रीजन होता है हमारे पास, ठीक है। जो न्यूक्लियस में एक ना नेटवर्क होता है सब डिवीजन का, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये आपने लाइन याद रखनी है, लिख लिया कि न्यूक्लियस कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब डिवीजन कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जो न्यूक्लियोलस में हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर L1 पे होगी, L4 पे होती है, जो प्रोटीन्स इनके अराउंड होती हैं, ठीक है। L4 है, L1 है,
इसके अलावा S2 में होती हैं। ये आएगा नहीं MCQ से जो भी मैं आपको ये लिखवा रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास हमें पता होना चाहिए, ठीक है। S4 में होते हैं, ये जो है ना इनके अराउंड हमारे पास न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। तो उम्मीद है आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। PTV को ज़रूर रेफ़र किया करें और फेडरल को भी देखा करें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करें और अल्लाह हाफ़िज़।